Okay. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your English teacher Zia. I hope that you're doing well. Students, now that we have covered our unit number 2, we are moving on unit number 3. This is an introductory lecture for that. And today we are going to see that how many SLOs we are going to cover and how the SLOs are categorized into different competencies and in what mindset you should come for the lessons. So students, this is an introductory lecture. This is our unit number 3. First, students, we are going to cover a student's learning outcome from vocabulary competency. All right? Okay. It says, ये हमारा लेक्चर 1 होगा जिसमें हम बात करेंगे टू यूज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है? द सराउंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. अगर आप एक वर्ड लेते हैं उसका मतलब आपको नहीं पता, लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट. इधर उधर देखें, लाइंस को, पूरे पैराग्राफ को देखें, पूरे टेक्स्ट को देखें, तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट के जरिए उस लफ्ज का, उस फ्रेज का मतलब पता चल जाएगा. वेरी इजी, राइट? ऑल राइट. तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सराउंडिंग ऑफ द वर्ड के इधर उधर क्या है. तो कॉन्टेक्स्ट उसमें द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, पैराग्राफ और टेक्स्ट, a word's position or function in a sentence as a clue to the meaning of a word or phrase. जब when we are encountering any unfamiliar words, तो आप क्या करते हैं? आप रीडिंग कर रहे हैं और अनफेमिलियर वर्ड आ गया, लेट्स से सबजुगेशन या सब्जेक्शन, ये वर्ड आ गया, क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले अगर पता ना हुआ ना वो लाइब्रेरी जाके और डिक्शनरी वगैरह से देख लेंगे. यस, उससे भी पहले कुछ करना चाहिए हमें. रिसोर्स मटेरियल से हेल्प लेने से पहले अपने दिमाग से थोड़ी सी हेल्प लेंगे. अपनी कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम उस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है अभी? हाँ, क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे. कॉन्टेक्स्ट, उस वर्ड के इर्द गिर्द देखेंगे. वो वर्ड्स, वो सारी सराउंडिंग आपको इस तरफ इशारा करेगी कि इस लफ्ज का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा लफ्ज है या थोड़ा सा नेगेटिव लफ्ज है, किस तरह का लफ्ज है, वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. और कॉन्टेक्स्ट क्लूज होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉन्टेक्स्ट क्लूज, हिंट्स. हिंट्स, राइट? ओके. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिंट्स जिसके जरिए हम अननोन फ्रेज या अननोन वर्ड का मतलब पता कर सकते हैं. और अगर फिर भी नहीं होता, सारी तगोदो करने के बावजूद, देन वी विल मूव टू आवर डिक्शनरी, थिसॉरस, साइक्लोपीडिया या जो भी आपने देखना है. तो इज दैट क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे लेक्चर नंबर 1 में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, हम देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट एज अ क्लू. कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे एज अ हिंट टू फाइंड अनफेमिलियर वर्ड, कि उसका मतलब क्या है, किस तरह वो मतलब हम उधर से निकालेंगे. और उस फ्रेज का भी, कोई फ्रेज भी हो सकता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स, उसको फ्रेज बोलते हैं. और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. पूरे सेंटेंस का मतलब अगर हमें नहीं पता, नहीं समझ आ रही, तो तब भी हम कॉन्टेक्स्ट क्लू को यूज करेंगे. अगले पिछले सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे, टाइटल देखेंगे, सब हेडिंग या जो भी सारा, और फिर हम अंदाजा लगाएंगे क्लूज के साथ के इस सेंटेंस का ये मतलब है, राइटर ये कहना चाह रहा है. और हम देखेंगे पैराग्राफ. कोई पैराग्राफ भी हो सकता है जो हमें नहीं समझ आ रहा, या कोई भी टेक्स्ट, वर्ड्स, पोजीशन और फंक्शन इन अ सेंटेंस, कि ये जो लफ्ज है इसका क्या मकसद है, इस राइटर ने ये लफ्ज क्यों यहां पे लिखा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे. तो ओवरऑल हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज को देखेंगे कि किस तरह उनके जरिए हम जो नामालूम अल्फाज या फ्रेजेस हैं, जुमले हैं, उनको किस तरह हम डिकोड करेंगे, डिकोडिफाई करेंगे. ऑलराइट. तो ये लिंक करता है हमारी वोकैबुलरी से, हमारे अंडरस्टैंडिंग और जखीरा जो हमारे पास होता है अल्फाज का, उसे हम क्या कहते हैं? वोकैबुलरी. सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और उनके डिफरेंट मतलब. ऑल राइट. नाउ स्टूडेंट्स, in the next lecture, lecture number 2,
वी विल बी डीलिंग विद ग्रामर। अब जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का लफ्ज आता है आपको पता चलता है ये तो ग्रामर से रिलेटेड है। टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे एक्टिव पैसिव, ये सारा ग्रामर का पार्ट होता है। ये वही एसएलओ है जो हम यूनिट 1 से कर रहे हैं, लेकिन ये एसएलओ बहुत बड़ा है। तो हर दफा एसएलओ यही होगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी हम एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे, कभी हम प्रेपोजिशन को कर रहे हैं, कभी हम किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब नाउन को देखें, नाउन की कितनी टाइप्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल दैट। ऑल राइट, वी विल सी हाउ वी कैन डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लैंग्वेज को सही तरह यूज करें, उसके स्ट्रक्चर को सही तरह यूज कर सकें। दैट्स वेरी सिंपल। We will see it in oral, in verbal communication and also in written tenses। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ written में यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, tenses oral में भी तो हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों में, in both oral and written communication we will see in varying degrees of complexities। कुछ पेचीदगियां हैं, जैसे हमने प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन में कितनी ज्यादा टाइप्स थी, हमने और भी बहुत सारी उसकी कैटेगरीज, फिर उसकी एग्जांपल्स देखी, उसको डिकोड किया सारा। सो दीज आर डिफरेंट वेरिएशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी नीड टू लर्न देम एंड वी नीड टू अप्लाई देम। So you need to be very much attentive for this lecture. All right. Okay. Lecture number 3. Reading and critical thinking. It's not only about reading. Why do we read? जी बताएं जल्दी प्लीज। रयान, आसिफ, वाई डू वी रीड? जी अनफाल आप बताएं। वी रीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, राइट? ऑलराइट, यहां पर हम देखेंगे क्रिटिक द प्लॉट डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी। एक स्टोरी है, स्टोरी फिक्शन होती है या नॉन फिक्शन? जी, स्टोरी फिक्शन है। तो फिक्शन के अंदर स्टोरी होती है और स्टोरी का एक प्लॉट होता है। प्लॉट क्या होता है? उस स्टोरी को एक तरीके के साथ बताते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपने स्टोरी में, स्टोरी मिडल से स्टार्ट कर दी? स्टोरी का एक बिगिनिंग होता है, एक मिडल पार्ट होता है और एक एंड पार्ट होता है। तो इसका मतलब है स्टोरी को भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम एक तरीके, उसको हम प्लॉट कहते हैं। ये वो वाला प्लॉट नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू स्टोरी। ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि किसी भी स्टोरी में, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, नॉवल है, शॉर्ट नॉवल है जिसे नॉवेला कहते हैं हम, उसमें एक प्लॉट है। प्लॉट डेवलप किस तरह हुआ है? प्लॉट के कुछ हिस्से होते हैं, एक्सपोजिशन होती है, क्लाइमैक्स होता है जिसमें स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, फिर स्टोरी रेजोल्यूशन की तरफ जाती है, चीजें आपस में इकट्ठी होती हैं और एक मैसेज निकलता है उसके अंदर से। तो ये पूरा प्लॉट डेवलप कैसे हुआ हम ये देखेंगे। और कोई भी स्टोरी हो सकती है, आप ड्रामास देखते हैं, आप टीवी शोज, फिल्म्स देखते हैं, उसमें आप देखेंगे एक स्टोरी का पूरा प्लॉट है, राइट? वो आपको बांध के रखता है कि आप एंड तक देखेंगे, बीच में छोड़ तो नहीं देते, एंड तक देखते हैं। इसका मतलब है प्लॉट का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमने देखना है कि प्लॉट किस तरह डेवलप होता है, पहले क्या होता है स्टोरी में, फिर क्या आना चाहिए, यूं ऐसे प्लॉट होता है, लाइक अ माउंटेन, लाइक अ ट्रायंगल। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे कि एग्जामिन द स्टेजेस ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, प्लॉट समझ आ गया? स्टोरी की ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से होती है जिसको हम प्लॉट कहते हैं, स्टेजेस होते हैं प्लॉट के। इन अ फिक्शनल टेक्स्ट, कोई भी स्टोरी है उसके स्टेजेस होते हैं, स्टार्टिंग, मिडल होता है, क्लाइमैक्स होता है जहां पे कुछ ऐसा होता है कि आप हैरान हो जाते हैं ये क्या हुआ, फिर आप स्टोरी सोल्यूशन की तरफ जाती है और फिर स्टोरी एंड हो जाती है।
ये इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक्सपोजिशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सेटिंग क्या है स्टोरी की, स्टोरी कहां पे बेस्ड है, कौन सा टाइम है, कहां पर है, कौन सी दुनिया में रहे, दुनिया पे है, अर्थ पे है, किसी और प्लेनेट पे भी स्टोरी हो सकती है, फिक्शनल है ना, फिक्शन है स्टोरी, वो मार्स पे भी हो सकती है। ऑलराइट, कोई भी उसकी सेटिंग, क्लाइमैक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे बनते हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, एक स्टोरी है जिसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स राइटर ने किस तरह बनाए, क्या स्ट्रेटेजी, क्या तरीका, हर कैरेक्टर डिफरेंट है, आपस में मिलते हैं, एक स्टोरी बन रही है, वो कैरेक्टर्स किस तरह बने, डेवलप कैसे हुए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। और रेजोल्यूशन या सोल्यूशन, स्टोरी एक तरीके से एंड होती है, राइट। तो ये सारे उसके प्लॉट डेवलप, उसका प्लॉट है, उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू फिक्शन। तो और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा टू रीड डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज, जो आपके टेक्स्ट में है, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी फिक्शनल शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रियल लाइफ में अभी आप ढूंढने निकलेंगे, यू विल नॉट फाइंड देम, दे आर फिक्शनल, फिक्शन मीन्स इमेजिनरी, फ्रॉम योर इमेजिनेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट अगेन reading and critical thinking. We will examine, evaluate different points of view, different points of view, for example first person, third person narrative. all right, तो आप जब स्टोरी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कभी कैरेक्टर खुद अपनी स्टोरी बताता है, कभी राइटर कैरेक्टर के जरिए स्टोरी बताता है, तो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, एक नजरिया होता है स्टोरी बताने का। फर्स्ट पर्सन है, अगर मेरी स्टोरी है, मैं बता रहा हूं आई वेंट देयर, आई एम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, दिस हैपेंड अ व्हाइल अगो व्हेन आई वाज वॉकिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू माय होम, आई, दिस इज फर्स्ट पर्सन, मैं बता रहा हूं, स्टोरी आई के साथ स्टार्ट होती, आई वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। और अगर मैं किसी की स्टोरी बताता हूं, जैसे मैं अनफाल, फातिमा, या आपके ऊपर कोई कहानी है या कोई और कैरेक्टर है, तो अब ये कौन सी नरेशन होगी, थर्ड पर्सन। कहानी में मैं तो नहीं हूं, कहानी आपकी है, पहले कहानी में मैं था, वो फर्स्ट पर्सन नरेशन थी, ये कौन सी है, थर्ड पर्सन नरेशन। हम देखेंगे डिफरेंट नरेशंस कैसे होती हैं, हम डिफरेंट सैंपल्स देखेंगे स्टोरीज के, मैं आपसे पूछूंगा ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है या थर्ड पर्सन नरेशन है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट अगेन रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लेक्चर नंबर 5. Examine the particular elements of a story or drama. For example, how the setting shapes the characters or plot. अब स्टोरी में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्या स्टोरी कैरेक्टर्स के बगैर बन सकती है, जी बताएं, नो इसका मतलब है कैरेक्टर इज एन एलिमेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ स्टोरी। क्या स्टोरी ऐसा हो सकता है कुछ सेटिंग ही ना हो, ना बताया जाए स्टोरी कहां पे है, क्या टाइम है, दिन है, शाम है, सुबह है, कौन सी दुनिया है, कौन सा एरिया है, घर किस तरह का है, रोड किस, कुछ भी अगर मैं ना बताऊं, देन देयर विल बी, द राइटर विल हैव, द रीडर विल हैव नो आइडिया कि स्टोरी कहां पे प्लेस हो रही है, क्या सेटिंग क्या है उसकी, आई विल नॉट नो। सो इट मींस दैट सेटिंग is also an element. So there are different story elements, और हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि जो सेटिंग होती है स्टोरी की, वो स्टोरी को किस तरह लेकर आगे चलती है, हाउ सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टोरी, हाउ इट शेप्स द कैरेक्टर्स और प्लॉट्स। अच्छा जी, 300 साल पहले का कैरेक्टर है, ऑलराइट, तो सेटिंग भी उस कैरेक्टर के जमाने के हिसाब से होगी, आज का मॉडर्न दौर तो नहीं होगा, it will be not today's modern world, today's modern environment or surrounding. So it means जो हमारी setting है वो it's very impactful to our characters and our plot, इसको हम देखेंगे। all right, as always जो हमारा रीडिंग के बाद लेक्चर होता है दैट इज ऑन
oral communication. And oral communication, my dear learners, is very much important. It is one of the most important aspects that you need to be practicing on, because this is related to you, your communication and all that. So हम क्या देखेंगे? Respond to text through discussions, short stories and plays. We will read any text, any short story, any play, and then we will discuss it. We will discuss, we'll have a discussion. You can discuss with your fellows, your peers as well, किस स्टोरी में प्लॉट किस तरह का था, कमजोर था प्लॉट, वो कैरेक्टर मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये प्लॉट इस तरह का नहीं होना चाहिए था. तो ये जो सारी डिस्कशन है किस पे है? स्टोरी पे और प्लेस पे. हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, अपना एनालिसिस देंगे. अकॉर्डिंग टू मी ये एंडिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए थी. एंडिंग थोड़ी सी इस तरह होती तो ज्यादा मजा आता, ज्यादा लॉजिक बनता. तो ये हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? और हमने डिस्कशन को इंग्लिश में ही करना है. ये हम स्टोरी और प्लेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड दिस विल क्लियर आउट एंड दिस विल गिव अ क्लियर हिंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा कि हमें स्टोरी की कितनी समझ आई है. और जब हम स्टोरी के हवाले से बात करेंगे तो अगले का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें पता चलेगा. आप एक लेट्स से एनिमेटेड शो देखते हैं, कार्टून. स्टूडेंट्स बी वेरी अटेंटिव. तो योर फ्रेंड थिंक्स, your friend doesn't like it, but you like it. It means that we have our own preferences and choices, right? You may like one TV serial or TV show or play or novel, but your friend might say, no, I don't like the characters. So you need to discuss these fictional texts. All right. So last lecture will be on writing. This is very important. You need to be very much active for this because you want to write. Now, write narratives to develop real or imagined experiences or events using effective techniques, well-chosen details, and well-structured event sequences. Use narrative techniques such as dialogue, pacing, description, reflection, multiple plot lines to develop experiences and events और कैरेक्टर्स. नाउ नैरेटिव राइटिंग, जैसे हमने बात की स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग आर देयर? यस, कैन यू नेम देम? सादिया, फातिमा, आसिफ, अनफाल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग आर देयर? व्हाट डू यू थिंक? Dialogue writing, passive writing, description writing, यस. नैरेटिव राइटिंग. narrative writing. यस. नैरेटिव राइटिंग पे बात करेंगे हम. नैरेटिव लिखेंगे, वो रियल नैरेटिव्स, रियल लाइफ से भी हो सकता है और इमेजिनरी, यानी वो फिक्शन भी हो सकता है और नॉन फिक्शन भी हो सकता है. नरेट करेंगे ना एक स्टोरी, कोई वाकया जो मेरे साथ रियल में हुआ है, दैट वुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स. बट अगर एक वाकया कैरेक्टर का हो रहा है स्टोरी में, तो दैट वुड बी इमेजिनरी नैरेटिव. सो नैरेटिव के अंदर क्या होता है? एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोरी होता है. ओके. और नैरेटिव राइटिंग में आप क्या बताते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस, आज ये हुआ, कोई इवेंट, एनी इंपॉर्टेंट इवेंट. और इसको करते हुए आप टेक्निक्स यूज करते हैं. वो क्या टेक्निक्स हैं? डिटेल्स, वेल स्ट्रक्चर्ड इवेंट सीक्वेंस. ऐसा तो नहीं होगा कि जो चीज पहले होगी वो पहले बताएंगे, ऐसे ही होगा ना. एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. if there are 5 events, 1 2 3 4 5, this happened, then this happened, then this and this, so you will follow a structure of that narrative. All right, we will be using techniques like dialogue. If the narrative is between two different characters, students, my dear learners, then that will include dialogue. All right, dialogue between two people, dialogue between you or your friend. For example, in your real life story, you talk to your friend. Now you want to write it, you will write dialogue. I said this, he said this. तो ये आप उनके और अपने dialogues लिख रहे हैं. Dialogue is our my or his or her speech. तो pacing, description लिखेंगे, multiple plot lines.
ज्यादा प्लॉट्स भी तो हो सकते हैं ना, एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, या सब प्लॉट होता है, प्लॉट के अंदर प्लॉट। तो टू डेवलप एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स और कैरेक्टर्स, सो नैरेटिव राइटिंग करेंगे, बोथ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल, दिस इज। और उसके बाद जब भी आपको प्रॉम्प्ट देंगे मिलेगा, या मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा या टॉपिक दूंगा नैरेटिव वाला, तो आप उस पर नैरेटिव राइटिंग करेंगे, नैरेटिव कॉम्पोजिशन करेंगे। तो इसमें यह होगा नैरेटिव राइटिंग, एंड दैट्स ऑल। These are all our 7 lectures of unit number 3 that we are really looking forward to that. And students, now it's time to just wrap up this introductory lecture. Any kind of question, any confusion? Yes, students. Ji, please give your valuable feedback. Be very attentive and responsive. Okay, clear from Abhiha. Yes. The rest of the students, please speak up. सारे SLOs क्लियर हैं आपको? ग्रामर का, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें स्टोरी को देखेंगे, राइटिंग करेंगे, उसमें भी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल आएगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। और जो यूनिट नंबर 1 और 2 की जो वर्कशीट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो सॉल्व करके ग्रुप में तो नहीं शेयर की, सॉल्व उन्होंने किया है, बट यू हैव टू सबमिट इट इन द ग्रुप, ताकि बाकी भी मोटिवेट होकर उसको करें। और जितने भी हमने अभी तक SLOs कवर किए हैं यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 से, आई होप उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो आप फौरन मुझसे कांटेक्ट करके उसको क्लियर करें। तो अभी आपने क्या करना है, सारे लेक्चर्स को गो थ्रू करना है, यूनिट 1 यूनिट 2 सारे लेक्चर्स देखें, उसमें जो नहीं समझ आ रहा वो नेक्स्ट लेक्चर में, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1, आई विल डिस्कस विद यू विद योर प्रॉब्लम्स एंड योर suggestions. Thank you so much, my dear learners. Take care of yourselves. Allah Hafiz.